हेलो गाइज, ये है हीरो की NXG बाइक। तो आज हम इसका फ्रंट साकर रिपेयर करेंगे। तो इसी तरीके से आप डीलक्स पैशन प्रो का भी साकर रिपेयर कर पाएंगे। सबसे पहले हम इसके आगे वाले पहिए को खोलेंगे। 19 mm वाले इस बोल्ट को खोलने के बाद एक्सल को बाहर निकाल दीजिए, पहिया बाहर निकल जाएगा। उसके बाद मडगार्ड पे लगे हुए 10 mm वाले दोनों बोल्ट को खोलना है। अगर एक साकर बनाना है, तो अगर दोनों बनाना है तो इसके चारों बोल्ट को आपको खोलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो 12 mm वाला एक बोल्ट लगा हुआ है, इसे भी आपको खोल लेना है कुछ इस तरीके से। 12 mm वाले रिंग पाना या फिक्स पाना की मदद से इसे खोला जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे हैंडल टी के पास एक 12 mm वाला बोल्ट लगा हुआ है, इसे भी 12 mm रिंग पाना की सहायता से आपको खोल लेना है। उसके बाद साकर को नीचे की तरफ स्वाइप करना है। उसके बाद इसे दोबारा से यहाँ पे टाइट कर लेना है। उसके बाद साकर के ऊपर लगे हुए 27 नंबर वाले इस नट को ढीला करने के बाद कुछ इस तरीके से हाथ के इशारे से आपको इसे खोल लेना है। उसके बाद साकर के अंदर इस डिस्टेंसर को, उसके बाद इसके वाशर को, उसके बाद इस स्प्रिंग को बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसके आयल को अच्छी तरीके से ड्रेन कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको पूरे आयल को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद साकर राड को कुछ इस तरीके से इस पाइप के अंदर डालना है। उसके बाद इसे पलट कर थोड़ा सा ठोंक देना है ताकि राड अच्छी तरीके से बैठ जाए। उसके बाद पिस्टन में लगने वाले इस पिन को ऊपर रखने के बाद थोड़ा सा ठोकर दीजिएगा, ये बोल्ट ढीला हो जाएगा। उसके बाद एलन की मदद से इस बोल्ट को आपको खोल लेना है पूरा। तो इस तरीके से जब ये बोल्ट खुल जाएगा, उसके बाद इसका जो बॉटम है उसे आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये निकल जाएगा। उसके बाद इसके सारे पार्ट्स को आपको बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। सारे पार्ट को निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बॉटम है, इस बॉटम के ऊपर लगे हुए डस्ट कवर को निकालिए। उसके बाद इसकी आयल सील के ऊपर लगे हुए इस लॉक को निकालना है। अगर लॉक को नहीं निकालेंगे तो आयल सील नहीं निकलेगी, इसलिए लॉक को निकाल दीजिए। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस आयल सील को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये आयल सील आपकी आसानी से बाहर निकल जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये आयल सील बाहर निकल चुकी है। अब इसके बाद इसके अंदर एक वाशर लगा होता है, इस वाशर को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद इसके अंदर एक कॉलर भी लगी होती है, उस कॉलर को भी आप बाहर निकाल लीजिए ताकि धोने के टाइम पे अगर कहीं ये निकल जाए तो आपको मिसिंग ना हो। तो इस तरीके से सारे पार्ट्स को आपको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। सारे कोई भी काम करने से पहले अगर आप उसकी साफ़ सफाई करते हैं तो वो काम बेहतर ढंग से होता है और उसकी लाइफ अच्छी होती है। तो इसलिए इस साकर के सारे पार्ट्स को आप चाहे केरोसिन की मदद से या पेट्रोल की मदद से अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए, कहीं पे भी धूल मिट्टी कचरा ना लगा हो। तो इससे जब आप साकर बनाएंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी और सस्पेंशन क्वालिटी भी आपको बेहतर मिलेगी। तो इस तरीके से सारे पार्ट्स को आपको क्लीन कर लेना है। उसके बाद ये साकर पाइप है, इस साकर पाइप पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसकी जो पॉलिश है कहीं पे निकली हुई ना हो। अगर पॉलिश निकली हुई होगी तो आप कितना भी साकर बनाएंगे आपकी आयल सील बार बार लीकेज हो जाएगी। तो इसलिए इस बात का आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। एक पुरानी पाइप मैं दिखा रहा हूँ, इसकी पॉलिश निकली हुई है। तो इस तरीके से डैमेज वाली साकर पाइप आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद इस साकर पंप को, इसके अंदर स्प्रिंग को लगाने के बाद यहाँ पे साकर राड के ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद इसके ऊपर साकर पाइप को आपको डालना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर लगने वाले डिस्टेंसर को यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद इसे साइड कर दीजिएगा। उसके बाद बॉटम के ऊपर जो ये कॉलर लगी होती है इस कॉलर को लगा दीजिए, ये मिसिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर एक वाशर लगता है, उस वाशर को भी आपको यहाँ पे लगा देना है आयल सील लगाने से पहले। उसके बाद ये हमारे हाथ में बजाज का साकर आयल सील, ये ओरिजिनल आयल सील है और मैं ओरिजिनल ही यूज़ करता हूँ, चाहे हीरो की हो या बजाज की हो। साकर आयल सील ओरिजिनल होना चाहिए। ये इसका सीधा साइड है तो इसी साइड से आपको फिटिंग करना है, और इस तरफ इसका उल्टा साइड है, इस साइड से फिटिंग नहीं करना, सीधे साइड से आपको फिटिंग करना है और कुछ इस तरीके से आपको फिटिंग करना है। उसके बाद पुराने वाले साकर आयल सील को इसके ऊपर रखना है और हैमर से थोड़ा सा आप इस पर ठोकर मारेंगे तो ये अंदर की साइड बैठ जाएगा। तो इस तरीके से चारों साइड घुमा घुमा के हैमर से मारना है ताकि चारों साइड से अच्छी तरीके से बैठ जाए आयल सील। और जब आयल सील बैठ जाएगी तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो ये आयल सील बैठ चुकी है। अब हम इसके लॉक को यहाँ पे फिर से लगा देंगे ताकि ये आयल सील यहाँ पे लॉक हो सके और साकर चलते टाइम यहाँ से स्वाइप होकर ऊपर ना आए। तो इसलिए इस लॉक को यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से लगा देना है। उसके बाद इसके डस्ट कवर को हम इसके ऊपर लगाएंगे
तो ये ऑयल सील बैठ चुकी है। अब हम इसके डस्ट कवर को यहाँ पे लगा देंगे। कुछ इस तरीके से हाथ के इशारे से ये डस्ट कवर बैठ जाएगा। तो इस तरीके से इस डस्ट कवर को बिठा लीजिए। उसके बाद इस बॉटम को साकर पाइप के ऊपर आपको ले जाकर फिटिंग करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है इस तरीके से। उसके बाद इसकी एलंकी और इस वाशर को, ये पीतल वाला वाशर और ये एलंकी वाला बोल्ट साथ में होना चाहिए, वरना यहाँ से लीकेज की समस्या हो सकती है। तो वाशर को मिस मत करिएगा। उसके बाद एलंकी की मदद से इस बोल्ट को अच्छी तरीके से आपको टाइट करना है। यहाँ पे लूज ज़रा सा भी रहेगा तो यहाँ से ऑयल लीकेज की समस्या हो सकती है, इसलिए अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे टाइट कर देना है इस एलंकी वाले बोल्ट को। तो इस तरीके से ये एलंकी वाला बोल्ट यहाँ पे टाइट हो चुका है। इसी तरीके से आपको इसे टाइट कर लेना है। बाद इसकी एलंकी और साकर रॉड को बाहर निकाल देना है। उसके बाद 160 ml ऑयल इसमें डालना है आपको। 160 ml ऑयल ही कंपनी भी बताती है। तो इस तरीके से ऑयल डालने के बाद साकर पाइप को थोड़ा ऊपर नीचे कर दीजिए, ताकि साकर ऑयल के अंदर जो एयर है वो अच्छी तरीके से बाहर निकल जाए। उसके बाद इस स्प्रिंग को आपको फिटिंग करना है। इस स्प्रिंग को आप चाहे उल्टा फिटिंग करें या सीधा फिटिंग करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपका साकर सेम ही चलेगा। उसके बाद इसके ऊपर एक वाशर लगेगा। वाशर डालने के बाद इसके ऊपर डिस्टेंसर लगा देना है। डिस्टेंसर लगाने के बाद इसके ऊपर साकर का ये वाला बोल्ट लगेगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ओरिंग लगी हुई है ये ओरिंग कटी फटी या डैमेज नहीं होनी चाहिए, वरना आपके साकर में ऊपर से ऑयल लीकेज की समस्या हो। उसके बाद हाथ के इशारे से इस नट को यहाँ पे लगा दीजिए। 27 mm का ये नट है। 27 mm की रिंच की सहायता से इसे टाइट किया जा सकता है। हाथ के इशारे से इसे यहाँ टाइट कर लेना है। उसके बाद टी में यहाँ पे इसको लगाने के बाद 12 mm वाले इस बोल्ट को टाइट कर दीजिएगा। इसे टाइट करने के बाद आप इस नट को अच्छी तरीके से टाइट कर पाएंगे। तो इस तरीके से 27 नंबर रिंच की सहायता से इसके नट को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। उसके बाद इस बोल्ट को ढीला कर देना है और साकर को ऊपर की तरफ स्वाइप कर देना है, जिससे आपका साकर ऊपर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी एक 12 mm वाला बोल्ट लगता है। इस बोल्ट को भी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से लगाकर टाइट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से 12 mm वाले रिंग पाना की सहायता से आप इस बोल्ट को भी टाइट कर पाएंगे। उसके बाद हैंडल टी के ऊपर लगे हुए इस 12 mm वाले बोल्ट को भी यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। अगर इसे आप टाइट करना भूल जाएंगे तो यहाँ से आवाज़ आएगा। तो इस तरीके से ये टाइट हो चुका है। उसके बाद मैं इसके पहिए को फिटिंग करूँगा, मडगार्ड वाले नट को लगाऊँगा, तब ये गाड़ी क्लियर हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको इसे क्लियर कर लेना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारी चीज़ों को हमने बैकग्राउंड में कर दिया है। अब मैं आपको एक बार साकर दबा के दिखा देता हूँ कि ये कैसा मतलब रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से इसका साकर जो है प्रॉपर चल रहा है और ये ज़्यादा लूज भी नहीं है या ज़्यादा टाइट भी नहीं। तो इसी तरीके से आपको इसे रिपेयर कर लेना है अपनी बाइक के साकर को। तो ये फाइनली इस साकर रिपेयरिंग का सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस बाइक को आपको चलाकर दिखाऊंगा कि इसका साकर कैसा रिएक्ट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं ये रफ़ रोड पे मैं बाइक चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।